हेलो एवरीवन यार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है यार, अगर आप 10th से 11th में मूव किए हो तो एक चीज मैं आपको बता दूं, 10th तक जो चीजें होती है वो थोड़ी सी आसान होती है, बट जैसे ही आप 11th में आ जाते हो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती चलती है। ठीक है, तो एक एक चीज का नोट्स बनाएंगे और उसको ज्यादा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये हम 6 या 7 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। उसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कवर करने वाले हैं, दैट इज मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, बेसिक चीज एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होती है, और ऐसा यूनिट और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब पहले तो उतना मजा नहीं आएगा, हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगे, बट बाद में यार मजा आने वाला है, आई गारंटी यू दैट। ठीक है, तो चलो समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है हमारे पास वो आ जाता है मैटर। ठीक है, मैटर हमने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा और हमें एक बेसिक डेफिनेशन पता है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड कंटेन सम मास एंड कैन बी फेल्ट विद आवर 5 सेंसेस इज नोन एज मैटर। ठीक है, मतलब जैसे कि मैं ये मार्कर का एग्जांपल लेता हूं, तो ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, मतलब जगह ऑक्यूपाई करे और उसमें कुछ मास हो, यानी कि उसके पास कुछ ना कुछ मास होएगा, और वो जो चीज है, ये एक्स्ट्रा चीज मैं ऐड कर रहा हूं कि वो जो चीज है वो हमारे कोई भी 5 सेंसेस जो हमारे पास हैं उससे फील हो सके। ठीक है, तो जैसे कि मार्कर एक हमारा क्या हो गया, मैटर हो गया, ये बोर्ड हमारा मैटर हो गया, ये वॉल हमारी मैटर हो गई, ये हमारे पास पास जो भी चीजें हैं वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसका कुछ मास है, तो वो सब की सब इसमें कंसीडर कर देंगे हम, वो सारी क्या हो जाएंगी, मैटर। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है, हमारे अराउंड एयर है, तो क्या वो मैटर है? देखते हैं। तो एयर जो है वो ऑब्वियसली कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, आपकी जो पूरा एनवायरनमेंट है अर्थ के अराउंड वो स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है और उसका बहुत मिनिमल बट मास है, तो वो एयर इज आल्सो अ मैटर। ठीक है, तो बेसिक चीजें जो आपको पता ही है। ठीक है, तो मैटर क्या हो जाता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास इज नोन एज मैटर, और या फिर एक्स्ट्रा में लिख सकते हो, एनीथिंग दैट can be felt by our 5 senses। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन आप चाहो तो नोट कर लीजिए, बट नोट्स बनाते हुए चलेंगे तब चीजें और क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीज थी मैटर। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, रॉड, डस्टर, एयर, क्लोथ्स, ये सब क्या हो गई, मैटर। ठीक है, आई होप मैटर में कोई इशू नहीं है। लिख लिया क्या, नोट कर लिया? नोट कर लेना पॉज करके, मैं आगे बताता हूं। ठीक है, नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं अपन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये बढ़िया है यार, ये थोड़ा देखेंगे ध्यान से। तो मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज फिजिकल क्लासिफिकेशन, देन इट हैज chemical classification। Okay, on the basis of physical classification it is classified into solid, liquid and gas। एक एक चीज को पढ़ेंगे, अभी बस आपको मैं डायग्राम बना देता हूँ। केमिकल क्लासिफिकेशन इट इज क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंस and mixture। Further, pure substance is classified into elements and compounds। Further, compounds are of two types, organic and inorganic। Mixture is then further classified into
होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, एक एक चीज मैं बताऊंगा, आप ये चार्ट नोट डाउन कर लो पहले, फिर उसके बाद मैं एक एक चीज पे चलूंगा कि क्या है। ठीक है, यहाँ वीडियो पॉज कर लो और ये चार्ट नोट डाउन कर लो, देन अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं। सबसे पहले मैटर को हमने फिजिकली और केमिकली दो टर्म्स में क्लासिफाई कर लिया है। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम वी आर classifying their physical state at that temperature and pressure। उस टेम्परेचर और उस प्रेशर पे उस पर्टिकुलर थिंग, कोई भी जो मैटर है उसका क्या स्टेट रहेगा, उसको हम यहाँ पे तीन क्लासिफाई करें। आपको पता है स्टेट तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज मैंने बोली, उस टेम्परेचर या उस प्रेशर पे, ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं सॉलिड को कुछ हाई टेम्परेचर पे ले जाऊंगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, फर्दर हाई टेम्परेचर पे ले जाऊंगा तो गैस पे कन्वर्ट हो जाता है, या सॉलिड में प्रेशर, गैस में प्रेशर लगा दूंगा तो लिक्विड बन जाएगा, और प्रेशर लगा दूंगा तो सॉलिड बन जाएगा। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर की ही यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर आइस है, आइस को मैं गर्म करूँ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को और गर्म करूँ तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर गैस में या तो उसे कूल डाउन करूँ या प्रेशर अप्लाई करूँ तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने उस दैट टेम्परेचर और दैट प्रेशर कहा। ठीक है, क्या अब सॉलिड पढ़ते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, आगे बढ़ते हैं। सॉलिड, सॉलिड क्या होता है ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हमें पता है। सॉलिड क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज डेफिनेट मास एंड डेफिनेट वॉल्यूम। एनीथिंग दैट हैज डेफिनेट मास एंड डेफिनेट वॉल्यूम, उसे हम क्या कह देते हैं, सॉलिड। क्या मतलब हुआ इसका, तो जैसे कि सॉरी यहाँ पे मास नहीं, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे डेफिनेट शेप, सॉलिड डेफिनेट शेप दैट हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं ये मार्कर है, इसका एक पर्टिकुलर शेप है, ये शेप ऐसा आड़ा तेरा नहीं, मतलब जो भी शेप है इस शेप पे मेंटेन कर रहा है, इस रूम टेम्परेचर पे या इस टेम्परेचर पे ये एक शेप मेंटेन कर रहा है, जो क्या है पर्टिकुलर शेप है, और ये कुछ एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, वो भी डेफिनेट है, वो चेंज नहीं हो रही है कि अगर मैं इसे अपने घर के बाहर ले जाऊं तो उसकी वॉल्यूम दूसरी हो गई या शेप दूसरा हो गया, तो इसलिए मैं इसे क्या कंसीडर करूंगा, सॉलिड। जो भी चीजें अपना शेप और वॉल्यूम शेप और वॉल्यूम सेम रखती हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, डेफिनेट जिनका रहता है हम सॉलिड कह देते हैं। वहीं अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। कैसे, तो लिक्विड, अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर को अगर मैं सिलेंड्रिकल ग्लास में डालूंगा तो इट टेक्स द शेप ऑफ सिलेंडर, बट उसका वॉल्यूम सेम है कि अगर मैं 100 ml ऑफ वाटर को ग्लास में डालूंगा तो वो वहां पे भी जाके 100 ml ही रह रहा है, या उसका वॉल्यूम सेम है। अगर मैं उसे स्क्वायर ग्लास में ले लूंगा तो वो एक स्क्वायर का शेप ऑक्यूपाई कर लेगी। इसलिए यहाँ पे कहा कि लिक्विड हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। ठीक है, then we have gas, it does not have definite shape, neither it has definite volume। क्या अर्थ हुआ इसका, तो जो गैस है वो शेप भी दूसरे का लेता है और वॉल्यूम भी जिस जगह वो रहता है उसी का वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। कैसे, सपोज एक क्लोज सिलेंडर है मेरे पास, यहाँ पे एक क्लोज सिलेंडर है, इसमें बिल्कुल एम्प्टी है, दैट इज आपके पास यहाँ पे वैक्यूम क्रिएटेड है। अब मैं एक एयर है, ठीक है, एयर है मेरे पास, या हाइड्रोजन पकड़ते हैं, अब हाइड्रोजन का मेरे पास दो पार्टिकल है, मतलब कि हाइड्रोजन के उसमें दो पार्टिकल है, एटम है मान लेते हैं, एटम मॉलिक्यूल अपन बाद में पढ़ेंगे, तो अपन समझ लेते हैं दो पार्टिकल। अब उस जब दो पार्टिकल को मैं उस सिलेंडर, मान लो एक क्लोज सिलेंडर इसमें डाल दिया, तो अब ये क्या करेगा, अपने हिसाब से घूमेगा। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, इसीलिए उसके पास कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता, शेप तो होता ही नहीं है और वॉल्यूम भी नहीं होता। जिस सिलेंडर या जिस कंटेनर में वो डाल देते हैं वो उसका पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। तो गैस में ये याद रखेंगे, गैस डज नॉट हैव शेप और वॉल्यूम। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं बताता हूँ, लोग गैस और वेपर में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। हम जनरली जब वाटर को कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम वाटर वेपर कहते हैं, वाटर गैस नहीं कहते।
है ना। तो गैस और वेपर में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गैस एंड अ वेपर। बोलने के तरीके में है क्या कि कुछ एक्चुअली में मीनिंग डिफरेंस है। तो यार गैस जो है दैट इज एयर, दैट इज लाइक गैस इन रूम टेम्परेचर, और vapor is the thing that is liquid at room temperature. मतलब जो वेपर है वो हमने कन्वर्ट किया है उसे गैस में, वेपर आर कन्वर्टेड टू गैस, बट वो लिक्विड था जब वो रूम टेम्परेचर पे था। और गैस ऐसा नहीं है, गैस जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिक्विड है कि रूम, अभी ये रूम टेम्परेचर है, यहाँ पे हाइड्रोजन आपकी लिक्विड नहीं है, वो गैस है, इसलिए हम उसे गैस कहते हैं। बट इफ वाटर, अगर कोई एक लिक्विड है, उसे जैसे सपोज वाटर, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, लेकिन रूम टेम्परेचर पे वो क्या है, दैट इज लिक्विड, बट जैसे मैं उसे कन्वर्ट कर रहा हूँ उसके टेम्परेचर हाई पे, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसलिए मैं उसे वेपर कह रहा हूँ। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर वो आपका क्या हो जाता है, वेपर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, बेसिक सा डिफरेंस है, जैसा नहीं है, बट ऐसे समझने के लिए मैंने बताया। ठीक है, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन आ जाता है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में आपके पास दो चीजें आ जाती है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, आपको क्या समझ में आता है। प्योर सब्सटेंस एक ऐसी चीज हो गई, अच्छा मैं ये अगर आप चाहते हो तो मैं डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा, या मैं जो बोल रहा हूँ या आपको आ जाएगी नीचे, यहाँ मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें वन टाइप ऑफ एलिमेंट, वन टाइप ऑफ पार्टिकल हो या वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। सो प्योर सब्सटेंस क्या हुआ कि एक ही तरह का सब्सटेंस हो, जैसे कि गोल्ड। अगर हम बोलते हैं ना जाके ज्वेलरी शॉप में कि मुझे प्योर गोल्ड दो, प्योर गोल्ड, प्योर का मतलब इसमें गोल्ड ही हो और कोई दूसरा टाइप का सब्सटेंस ना हो, यानी कि जितनी ज्यादा गोल्ड, यानी कि जितना ज्यादा गोल्ड उस पर्टिकुलर ज्वेल में रहेगा या उस हार में रहेगा, तो उतना ही ज्यादा वो प्योर हो जाएगा। ये समझाने का तरीका मैं वो अलग चीज है, तो मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या हो जाएगा, जिसमें एक तरीके का पार्टिकल हो, उसे हम क्या कह देंगे, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्योर सब्सटेंस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ये थोड़ा समझना, थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, अब एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स का क्या सीन है कि एलिमेंट्स पहले, इसकी बाद में दूसरी डेफिनेशन आई, पहले दूसरी डेफिनेशन, तो पहली वाली डेफिनेशन देखते हैं। तो एलिमेंट्स इज अ टाइप ऑफ डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस which contains one type of particle and cannot be broken down into simpler forms। मतलब वो एलिमेंट वो होता है जो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस क्रिएट, एक पर्टिकुलर पार्टिकल है जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक, बट क्या हुआ जब हम आगे पढ़े, हमने आगे पढ़ा, तो एटम जैसे है उसे हम फर्दर किसमें ब्रेक डाउन कर सकते हैं, आपका न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसलिए उसकी डेफिनेशन फिर चेंज हो गई। तो अब एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स an element is defined as a pure substance which contains one type of particles, they may be atom or molecule, या तो वो एटम के फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर सकता है या मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या समझ में आया। तो एक तरीके का जिसमें एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो। ठीक, अब एलिमेंट्स को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं ऐसे समझने के लिए, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ये सब हमने पढ़ा है 9th में। Metals are those which conduct electricity, non-metal which does not, metalloids which has the property of both metal and non-metal। तो ये आएगा नहीं, बस आपको बता दिया मैंने। ठीक है, now we come to compounds। देखेंगे compounds। Compounds क्या होता है? A compound is a type of a pure substance which contain more than one type of particle that are contained in a fixed proportion by mass। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, कंपाउंड वो है जिसमें एक या एक से ज्यादा पार्टिकल्स रहते हैं, बट वो कंबाइन ऐसे होते हैं कि उनका प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं H
H2O की। तो H2O जो है ये टू, मान लो 2 पार्टिकल है, अभी एटम मॉलिक्यूल छोड़ देते हैं, अभी समझते हैं ये 2 पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन और 1 पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर मैं हाइड्रोजन H2O दैट इज व्हाट वाटर की बात करूं, तो वो जब भी वो सब कंपाउंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज वो जब भी कंबाइन, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, मान लो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन बहुत एयर है, बट जब भी वो कंबाइन होते हैं इस फॉर्मेट में जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आता है, तो वो किसमें कन्वर्ट, किसमें होता है? वो वाटर। तो वाटर तभी बनेगा जब फिक्स्ड रेशियो, यानी कि हाइड्रोजन 2 और 1, मतलब अगर इसको मैं 2 कर दूंगा तो वाटर नहीं कुछ और बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चीज को, मतलब जिसमें एक चीज बन रही है जिसमें दोनों फिक्स प्रोपोर्शन में, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, समझ में आ रहा है? कहीं भी डाउट होगा, आपको कोई भी इशू आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आप नीचे कमेंट कर देंगे, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है क्या? कोई इशू नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा आप लिख दो कि दिस इज नॉट, दिस इज एन इशू, या दिस ये पे मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, अब कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ये भी नहीं, अभी नहीं काम आएगा, लेकिन समझ लो। ऑर्गेनिक क्या हो गई आपके पास? पहले, अब पहले डेफिनेशन पे बात करते हैं। जब पहले डेफिनेशन थी उसमें क्या बोलते थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल्स, प्लांट्स या लिविंग बीइंग्स एंड कैन नॉट बी मेड, मैन मेड नहीं है। ऐसे और ऐसे कंपाउंड जो हमें नेचर से मिले, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स या ह्यूमन बीइंग से, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट क्या हुआ बाद में, बहुत बाद में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में पहली बार यूरिया बना दिया गया, जो हमें उसमें मिलता था लिविंग बीइंग्स नेचर से, उसको मैन लैब में बना दिया गया। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन था कि कंपाउंड व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचर, तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद क्या हुआ, बाद में चेंज करके डेफिनेशन, एनी कंपाउंड दैट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वो चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, बस अभी एक बेसिक चीज बताइए, इसमें मैं लिख भी नहीं रहा। Then we have inorganic compounds. तो पहले इसकी डेफिनेशन क्या हो गई थी? कंपाउंड which are not like nature से extracted नहीं है but are man-made. तो आपके पास क्या होगा था? inorganic compound. ये चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा हमेशा। जो पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इन बेसिक डेफिनेशन भी नहीं पूछी जाती है। जो मेजर चीज है वो कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस, अगर आपके क्लास टेस्ट हो रहे हैं, अच्छा मैं आपको स्कूल का या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक एक चीज बताऊंगा, तो कहीं भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो जैसे क्लास टेस्ट वगैरह, तो कंपाउंड्स की डेफिनेशन या एलिमेंट की पूछ ली जाती है, और कंपाउंड या मिक्सचर का डिफरेंस वगैरह वो सब मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। देन केमिकल क्लासिफिकेशन में सेकंड आ जाता है आपके पास मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है? A mixture is defined as in which, अब मिक्सचर कंपाउंड को हमने कर सकते हैं, कंपाउंड पर डिपेंड किया। कंपाउंड में क्या बोला था कि फिक्स रेशियो बाय मास में जब दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन होती हैं, उसे हम कंपाउंड कह सकते हैं। मिक्सचर क्या हो जाता है? मिक्सचर में जब 2 या 2 से अधिक चीजें कंबाइन होती है इन एनी प्रपोर्शन, कितने कोई भी प्रपोर्शन में जब कंबाइन हो जाती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? मिक्सचर। सीधी सी बात है ना। अब आप देखो, मान लो जो अपन मिक्सचर खाते हैं ना, वो ये मिक्सचर नहीं है ना, ये दैट इज मिक्सचर, एंड वो अपन मिक्सचर जो बोलते हैं, उसमें क्या है? मूंगफली रहती है, मूंगफली कितनी भी डाल दो, ठीक है, फिर आपकी भेल डाल दो, मतलब वो मुर्रा डाल दो, तो उसमें प्रपोर्शन होता है क्या? क्या भेल वाला देख के बनाता है कि नहीं मुझे 4 ml लेना है, 4 ही, वो कितना भी डाल देता है ना, कितना ही भेल वाला, तो उसे क्या बोलते हैं? मिक्सचर। वही है मिक्सचर। When 2 or more particles are combined in any ratio by mass or in any proportion, that is known as what? ठीक है, सिंपल सा याद करने का तरीका ही नहीं, सिंपल ही है ना भैया। वो मिक्सचर देख के बनाते हैं, नहीं वो तो कुछ भी डाल देते हैं, कोई भी प्रपोर्शन में। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समझ में आया? कोई डाउट है? डाउट रहेगा नीचे कमेंट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है मिक्सचर और फर्दर क्लासिफाइड इनटू होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। ठीक है, अब इसमें भी एक वो है कि अगर होमोजेनियस मतलब पता ही है, जब कोई भी चीज यूनिफॉर्म हो उसे हम होमोजेनियस कहते हैं। अब जब नॉन यूनिफॉर्म हो उसे हम हेटेरोजेनियस कहते हैं। मतलब यूनिफॉर्म मतलब क्या हो गया? जैसे अगर आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हो, तो वहां पे लोग बोलेंगे कि these students are homogeneous in nature। इसका मतलब क्या हुआ कि सब ने एक तरीके की ड्रेस कोड को फॉलो किया। तो वैसे ही होमोजेनियस में क्या होता है? When
the contents of the mixture are mixed in a uniform and are uniform throughout, that is known as homogeneous. अब इसका क्या मतलब हो गया कि यूनिफॉर्म थ्रूआउट कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब अगर मान लो मैं भेल बेच रहा हूँ, मेरे पास एक जैसे एक फ्रेंचाइजी है भेल, तो भेल है तो मिक्सचर, लेकिन मेरी एक फ्रेंचाइजी है क्या फास्ट पढ़ाई भेल, तो अब क्या होएगा कि अगर मैं दिल्ली में ये भेल बेचूंगा और मैं मुंबई में ये भेल बेचूंगा, तो दोनों भेल का अगर टेस्ट सेम है तो वो क्या होगा यूनिफॉर्मिटी। तो मिक्सचर तो किसी भी भाग में मिला है, बट वो जो भाग है वो हर जगह यूनिफॉर्म है, तो वो आपका क्या हो गया होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, समझ में आया क्या? ऐसे ही समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब हेटेरोजेनियस क्या हो गया? अब जो रोड साइड भेल वाले वो क्या है, वो मिक्सचर बना रहे, लेकिन इस रोड साइड वाले का जब कल बनाएगा तो अलग टेस्ट है हल्का सा, और आज बना रहे तो अलग टेस्ट है, तो ये हेटेरोजेनियस हो गया, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म। सो when the contents of the mixture are mixed in a non-uniform format, then it is known as what? Heterogeneous mixture. ठीक है, क्या समझ में आया? एक एक चीज समझ में आई? तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। कहीं पे भी कोई डाउट है, कहीं भी कुछ इशू लग रहा है, आप नीचे कमेंट कर देंगे। ठीक है, आई होप पूरा समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन करना है तो आप एक बार कर लो, और तो उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं यार, जो मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है वो रहता है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है क्या? तो ये चीज पढ़ते हैं कि बहुत बार पूछा गया है, तो अपन इसको क्लास टेस्ट वगैरह में बहुत पूछा जाता है, और चीजें समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली में कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो चलो समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी डेफिनेशन ही आ जाती है क्या? कंटेंट्स of compounds are mixed in a fixed proportion by mass, in a fixed proportion। ठीक है, पहले मैंने आपको डेफिनेशन ही बता दी कि the contents of a compounds are mixed in a fixed proportion, और इसमें क्या होता है? content of mixture are mixed in any proportion। ठीक है क्या? नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, जब कंपाउंड बनता है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल चेंज, और मिक्सचर जो है इट इज अ रिजल्ट ऑफ अ फिजिकल चेंज। ठीक है, इट इज फॉर्म एज अ रिजल्ट of physical change, and जो आपका कंपाउंड है इट इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। क्या मतलब? तो सपोज मान लो बोला मुझे वाटर बनाना है, तो मैं क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पकड़ के ऐसे जोड़ दूंगा तो बन जाएगा क्या डायरेक्टली? नहीं, फिजिकली नहीं होगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कोई रिएक्शन कराना पड़ेगा जिसकी वजह से वाटर बनेगा, तो कंपाउंड है वाटर। ठीक है, मिक्सचर की बात करूं तो सपोज किसी ने बोला गिव मी अ मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, तो क्या होगा? गोल्ड और सिल्वर को डायरेक्टली हम फिजिकली हम उसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, नाइदर केमिकल। नेक्स्ट क्या आ सकता है? अच्छा, कंपाउंड जो है हमेशा H2O बताया आपको फिक्स प्रोपोर्शन है, तो क्या होगा? अब फिक्स प्रोपोर्शन है तो यूनिफॉर्म इन नेचर है, तो कंपाउंड आर होमोजेनियस इन नेचर, और मिक्सचर कैन बी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। वो तो आपका टाइप ही है। आया क्या कि फिक्स प्रोपोर्शन है ना मास का, तो हमेशा कैसा एक ही जैसा मिलेगा, इसलिए होमोजेनियस है। होमोजेनियस मतलब क्या अभी बताया था? यूनिफॉर्म। ठीक है, तो कंपाउंड are always homogeneous in nature
mixture can be homogeneous or heterogeneous. कोई डाउट है क्या? समझ में आ रही है चीजें? मतलब ऐसे रट्टा नहीं मारना अपने को कि एग्जाम में कंपाउंड मतलब अपने को फट से ऐसे क्लिक होना चाहिए। कैसे भैया? कंपाउंड, व्हाट इज कंपाउंड? फर्स्ट द डेफिनेशन है फिक्स्ड प्रोपोर्शनल बाय मास, नॉट फिक्स्ड प्रोपोर्शनल बाय। ये केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, होमोजेनियस, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। देन क्या होता है व्हेन कंपाउंड्स आर मिक्स्ड? अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं। फोर्थ में मैं बताता हूं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन भी इनफ्लेमेबल है, हाइड्रोजन भी इनफ्लेमेबल है। मतलब कि भैया फायर को अगर मैं ऑक्सीजन डालूंगा तो क्या बढ़ेगी फायर? बिकॉज फायर को क्या चाहिए होती है? आग को क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है। और फायर में जब मैं हाइड्रोजन भी डालूंगा तो वो बढ़ जाती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सपोर्ट कर रहे हैं इसको, आग को। बट जैसे ही मैं दोनों को मिलाता हूं, दैट इज H2O बनता है, वाटर बनता है, तो वो क्या करता है? आग को बुझा देता है। तो दी प्रॉपर्टीज यानी कि जो कंपाउंड है H2O बना, तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ देयर जो सोर्स आया। ठीक है, मतलब जो सोर्स पे आया, जो अपने पास सोर्स में आया, उन दोनों का जो बना कंपाउंड, उसकी प्रॉपर्टीज उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। आ रहा है समझ में? मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज मिडवे होती है, मतलब दोनों का मिला जुलो की जो बनेगा। जैसे अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अगर मैं मिक्सचर ले लेता हूँ बाई चांस, तो वो जो चीज बनेगी, जो मिक्सचर बनेगा वो भी इनफ्लेमेबल होगा। आया? लेकिन यहाँ पे क्या है, वाटर बुझा देता है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सपोर्ट करते हैं आप। ठीक है, आ रहा है समझ में? हाँ, रट्टा नहीं मारना है बिल्कुल भी। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर अपोजिट properties of compounds are opposite to that of their source elements. ठीक है, जो के source elements हैं। Properties of mixture are midway to that of their source element. आ रहा है क्या समझ में? चीजें क्लियर हो रही हैं? यहाँ पे दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ते हैं? चार भाई एक पॉइंट और लिख लेते हैं। तो जो कंपाउंड्स है आपके पास, कंपाउंड्स में क्या हो जाएगा? ये हो गई। हाँ, तो ऑब्वियसली कंपाउंड जो है वो केमिकल चेंज के थ्रू बना। तो आपने पढ़ा होगा 9th में, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, या तो हीट रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है, हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, या कोई ना कोई एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। वेयर मिक्सचर में क्या होगा, फिजिकल चेंज है, तो कोई भी इस तरीके का एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, whenever a compound is light energy evolved or absorbed whenever a compound is formed. Nothing happens आ रहा है क्या? चीजें क्लियर हुई क्या? ये पूछा जाता है जो आपके क्लास टेस्ट होते हैं या एग्जाम वगैरह में रेयर चांस है, बट क्लास टेस्ट जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि आपको पूछ लेता है कि टेल मी द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। 5 पॉइंट बना दिया, अगर 2 पॉइंट आएगा तो आप 3 से 4 पॉइंट लिख देना। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट कर देना। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल। देखते हैं क्या है। सो एटम हमारे पास क्या हो जाता है,
अब एटम और मॉलिक्यूल्स हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है और अभी इस चैप्टर में हम आगे भी और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम बस बेसिक डेफिनेशन क्या होती है वो देखेंगे, ठीक है। एटम इज smallest particle of an element which may or may not be capable of independent existence। तो समझते हैं अब ये क्या बोल रहा है, ठीक है। तो जब एटम पहली बार मतलब बना, तो मतलब बना क्या, सॉरी, जब पता चला कि एटम क्या होता है, तब जो इसकी पहली डेफिनेशन थी वो ये थी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पार्टिकल्स। तो पहले ये डेफिनेशन थी। फिर क्या हुआ कि जो एटम है हमें पता चला कि उसमें हमारे पास क्या रहता है, उससे और छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, तो और छोटे पार्टिकल्स मिल गए। तो उसकी वो डेफिनेशन गलत हो गई, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पार्टिकल्स। तब एटम्स की न्यू डेफिनेशन निकल के आई, जिसमें क्या बोला गया, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है, व्हिच मे और मे नॉट बी केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट। मतलब कि जैसे अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में जो O है वो एटम है, मतलब ऑक्सीजन का एक पार्टिकल O वो एटम है। बट ऑक्सीजन O के फॉर्मेट में नहीं, ऑक्सीजन कैसे रहता है, O2 के फॉर्मेट में। आ रहा है समझ में? हमेशा O2 रहता है, ऑक्सीजन O नहीं रहता। जैसे H है तो H2 रहता है। जो गैसेस है वो मतलब सिंगल एटम का एग्जिस्ट कर नहीं पाता, हाईली रिएक्टिव होता है, हम देखेंगे। बट अभी समझो कि सिंगल एटम जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए वो दो के पेयर में रहता है। तो यहाँ पे O2 एटम है कि O एटम है, तो यहाँ पे यही बोल रहा है O एटम है। दैट इट मे बी, हो सकता है कि एग्जिस्ट कर जाए। जैसे कि मान लो हम कोई एक मेटल पकड़ लेते हैं, जैसे जिंक, तो जिंक मान लेते हैं सिंगल जो एटम है जिंक का एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये क्या हो गया, ये भी एटम हो गया और ऑक्सीजन भी एटम हो गया। बट ये जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता और वो O2 के फॉर्मेट में ही कर सकता है, इसलिए ये एटम है और ये एटम नहीं है। इसलिए यहाँ पे बोला गया मे और मे नॉट बी केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। आया क्या? तो फिर मॉलिक्यूल्स क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which can exist independently, which can exist independently। ठीक है, तो जैसे कि जो ये H2 है, ये क्या, या O2 है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब अच्छा एक और होता है, मान लीजिए O3 भी है, तो ऐसा नहीं कि बस दो एटम है तो उसी को हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, ऐसा नहीं। जो भी एटम, जितने भी एटम कंबाइन, 2 हो, 3 हो, 5 हो, कितने भी एटम जब कंबाइन करके एक साथ रह सकते हैं, उसे हम क्या कह देंगे, मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे H2, O2, O3 आर मॉलिक्यूल्स, वेयर O, जिंक और H क्या हो जाएगा आपके पास, एटम। समझ में आया क्या? एटम और मॉलिक्यूल की बेसिक चीजें ये हम आगे और पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है यहाँ से। मतलब जब हम एटम और मॉलिक्यूल्स को जब कुछ जो क्वेश्चंस रहेंगे हम करेंगे, तो उसमें बहुत मजा आने वाला है। तो ये बेसिक डेफिनेशन ऐसे नोट डाउन कर लो, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। तो अब यार नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज, और साथ में है यूनिट या SI यूनिट। यूनिट अभी करते हैं फिर आगे। तो ये टॉपिक ध्यान से देखना। तो सबसे पहले समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी which we come across, physical quantity are those quantity which we come across during our scientific researches। क्या होता है ये देखते हैं। तो physical quantities are those quantity which we come across during our scientific research। इसका क्या मतलब है? मतलब ऐसी कुछ क्वांटिटी जिससे हमें कोई चीज का पता चले। जैसे कि मान लो ये मार्कर है, तो मार्कर है, अब मुझे इससे बड़ा मार्कर लेना है या इससे छोटा, तो मैं शॉप पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे बड़ा मार्कर चाहिए, लेकिन किससे बड़ा चाहिए, मुझे इससे बड़ा चाहिए। तो वो मतलब इसका डायमेंशन या कुछ ऐसी चीज मैं बताऊं जिससे वो बता सके कि जो मार्कर वो देगा वो इससे बड़ा होगा। तो
तो उसके लिए मान लो मैंने एक चीज डिफाइन की लेंथ, तो मुझे साइंटिफिक रिसर्च में एक चीज पता चली कि इस चीज को मैं काम कर देता हूँ, एक चीज बोल देता हूँ जिसे हम कहेंगे लेंथ। ठीक है, फिर मैं बोल दूंगा कि भैया मुझे 4 मीटर से लंबा मार्कर चाहिए, तो मुझे इससे बड़ा मार्कर दे देगा। ठीक है, आगे समझते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज होती है, एक होता है नंबर और एक होता है यूनिट। जैसे कि मैंने कहा अभी 4 मीटर, सो 4 यहाँ पे आपके पास नंबर है जो कांस्टेंट है, इसमें तो हमें कुछ पढ़ना नहीं है, तो हम पढ़ते आए बचपन से। और नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट, दैट इज व्हाट मीटर। अब ये यूनिट क्या होता है, यहाँ पे हमने पढ़ा नेक्स्ट टॉपिक, यूनिट इज डिफाइंड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस used to measure a physical quantity. मतलब क्या हुआ, मतलब मैं कोई एक रेफरेंस चूज करूंगा, जैसे अभी मैंने कहा मैंने ये मार्कर को एक रेफरेंस चूज कर लिया कि भैया ये 4 मीटर है, तो इस रेफरेंस को चूज करके मैं जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करूंगा उससे मैं क्या कह दूंगा, यूनिट। मतलब जैसे यहाँ मीटर है, तो मीटर मतलब 1 मीटर डिफाइंड है कि मान लेते हैं इस मार्कर को मैंने 4 मीटर बोला, तो ये 1 मीटर है, तो ये मैं रेफरेंस चूज करूंगा। तो कहीं पे भी मैं जाऊंगा वर्ल्ड के किसी भी पॉइंट पे, तो मैं बोल दूंगा आई नीड अ 1 मीटर मार्कर, तो मुझे जो 1 मीटर का मार्कर चाहिए तो मुझे इतना ही साइज का देगा। क्यों, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, तो अब यूनिट्स भी है, इसमें अलग अलग चीजें, मतलब यूनिट भी अलग अलग टाइप की होती है, तो वो हम पढ़ते हैं इसके बाद। एक बार इसको नोट कर लो, मैं मिटा देता हूँ, नोट कर लो और पॉज करके। तो अब देखते हैं यार यूनिट्स में क्या क्या टाइप के आ रहे हैं। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं बेस यूनिट्स एंड अदर वन इज डिराइव्ड यूनिट्स। तो यार यहाँ पे क्या होता है, बेस यूनिट्स में आपके 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनके हमारे पास यूनिट्स होते हैं, और जो बाकी डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो इन बेसिक यूनिट्स में से ही डिराइव्ड होती है। ठीक है, ये वाला जो चीज है ये आप फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ रहे होगे और केमिस्ट्री के में भी पढ़ रहे होगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। ये क्लास टेस्ट वगैरह में भी पूछ लेते हैं, मतलब डायरेक्टली कि राइट दी 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो ये 7 बेसिक यूनिट्स देख लेना। तो इसमें क्या क्या रहता है देखना, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसका यहाँ पे आ जाएगा यूनिट एंड देन वी हैव सिंबल। ठीक है, देखो याद कर लेना, मतलब ऐसे भी पूछ लेता है और आपको काम तो आएगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे है आपके पास फिजिकल क्वांटिटी दैट इज लेंथ। इसका सिंबल कैसे लिखते हैं हम, एल से। यूनिट इसका क्या हो जाता है, मीटर, और सिंबल क्या होता है, स्मॉल। देन वी हैव मास, स्मॉल एम। इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, ये हमें पता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, केजी। देन वी हैव टाइम दैट इज रिप्रेजेंटेड इन स्मॉल टी, इसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड्स। देन वी हैव टेम्परेचर रिप्रेजेंटेड इन कैपिटल टी। ठीक है, ये आ जाएगा यूनिट इसका केल्विन, ये हो जाएगा के। देन वी हैव इलेक्ट्रिक करंट दैट इज रिप्रेजेंटेड इन कैपिटल आई, इसका यूनिट होता है एम्पियर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। देन 1 2 3 4 5 देन वी हैव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, इसका यूनिट होता है मोल, रिप्रेजेंटेशन होता है MOL। अच्छा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, यानी कि ये जो मोल वाला पार्ट है, ये हम अभी पढ़ रहे होंगे, मतलब जो थर्ड पार्ट हमारा आएगा या इस चैप्टर में हम इसके कैलकुलेशंस वगैरह कर रहे होंगे, तो इसमें अच्छा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये आपका हो गया RU, इसका हो गया कैंडेला या फिर CD। ठीक है, तो ये आपके 7 फिजिकल बेसिक यूनिट्स है या 7
फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे भी याद करना है, फिजिक्स में भी है और क्लास टेस्ट वगैरह में पूछ भी लिया जाता है, ठीक है, डायरेक्टली, तो आप ये नोट डाउन करो, ठीक है। फिर हम डराइव्ड वाले कुछ फिजिकल क्वांटिटीज देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें डराइव्ड की कुछ फिजिकल क्वांटिटी देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, उनका यूनिट और उनका सिंबल, ठीक है। ये मतलब जो अपने को वो होगा देख लेते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी क्या देख लें, लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया। जैसे हम पढ़ते हैं क्या, एरिया, ठीक है। एरिया का क्या हो जाता है, लेंथ इंटू लेंथ हो जाता है, ठीक है। तो एरिया का क्या हो जाता है, यूनिट मीटर इंटू मीटर, तो ये क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर, ठीक। एरिया को कैसे लिखते हैं, ए इक्वल टू एल इंटू एल, ये हो गया। देन हो गया आपका वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाता है, एम इंटू एम इंटू एम, ये क्या हो गया, एम क्यूब हो गया। वॉल्यूम इक्वल टू एल इंटू एल इंटू एल, ठीक है। देन और क्या पढ़ सकते हैं अपन, स्पीड देख लेते हैं। स्पीड का क्या हो जाता है, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू लेंथ बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड हो गया। देन आपके पास एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन पढ़ना है, या ये क्या हो जाता है, वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, या वेलोसिटी क्या हो जाती है, एल बाई टी, यानी कि स्पीड क्या है, लेंथ बाय डिस्टेंस बाय टाइम, और उसके बाद टी, तो ये क्या हो जाएगा, एम बाय एस इंटू एस, ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और क्या हो गया, फोर्स, ये इसका क्या हो जाता है, फोर्स का एफ, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का भी हमने पढ़ा है, मीटर पर सेकंड। मास क्या होता है आपके पास, मास का हमने यहाँ से पढ़ा किलोग्राम, तो ये हो गया केजी इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम क्या कह देते हैं, न्यूटन, ठीक है, पढ़ा होगा हमने। एंड आपके पास हो गया प्रेशर, तो प्रेशर का क्या हो गया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका क्या होता है, इसका क्या हो जाएगा, फोर्स का क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये फोर्स का हो गया, और इनटू फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो एरिया का क्या हो जाता है, लेंथ इनटू लेंथ, दैट इज मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया केजी पर सेकेंड मीटर, ठीक है। इसी को हम क्या कह देते हैं, पास्कल, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिराइव्ड यूनिट्स हैं, और भी बहुत सारे, मतलब ये सारे इन्हीं से डिराइव हुए हैं। जैसे आप एरिया देखोगे तो लेंथ से डिराइव हुआ है, वॉल्यूम लेंथ से डिराइव हुआ है, स्पीड आपका लेंथ और टाइम से डिराइव हुआ है, तो ये सब इन्हीं से डिराइव हुए हैं। तो जो भी बाकी यूनिट्स या फिर बाकी फिजिकल क्वांटिटीज आप पढ़ते हो, वो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव हुआ है, और उसी के हिसाब से उनकी यूनिट सेट कर दी गई, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत अगर चाहो तो नोट डाउन कर लो, वैसे उतना अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी बेसिक है, इसको बेसिक यूनिट्स को आप नोट डाउन करो, ये इंपॉर्टेंट। ये दो चीजें थी जो हमने अभी पढ़ी। अब जो इसके बाद अपन इस लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा अपना जो प्रीफिक्सेस रहते हैं, जैसे कि अपन यूज करते हैं मीटर, ठीक है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, और आपका या ग्राम तो किलोग्राम, तो ये बेसिक यूनिट है। इसके पहले आप प्रीफिक्स लगाते हो, और उसका क्या हो जाता है, इंटू 10 टू द पावर 3, मतलब ग्राम अगर 1 है तो किलो में मान लो अगर 1000 ग्राम है तो उसको आप 1 केजी बोलते हो, तो 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1 केजी इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ग्राम्स। तो ये कितने जो अलग अलग प्रीफिक्सेस है वो अभी पढ़ लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कहीं पे भी आ जाता है कि डेसीमीटर कितना हुआ, सेंटीमीटर कितना हुआ, नैनोमीटर कितना हुआ, तो वहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है, या किलोग्राम कितना हुआ, मेगाग्राम कितना हुआ। तो उसके लिए अपन एक
डायग्राम बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, जिससे अपने को वो चीजें याद हो जाए और वो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ उसको, आप इसको नोट डाउन करो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो क्या हो गया, कॉमन प्रीफिक्सेस यूज्ड फॉर दीज यूनिट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे आपको कैलकुलेशन डायरेक्टली तो नहीं पूछेगा कि क्या प्रीफिक्सेस हैं, बट आगे कैलकुलेशन में बहुत काम आने वाले हैं। यहाँ पे नहीं, आपके 11th के कोई भी चैप्टर चाहे केमिस्ट्री और फिजिक्स, और आपके 12th में भी काम आएगा, तो इसलिए ये थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, तो यहाँ आपके हो गए प्रीफिक्स सिंबल, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, ध्यान से देखना, अच्छा इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा। तो सबसे पहले आ जाता है डेसी, फिर आ जाता है सेंटी, मिली, माइक्रो आता है, फिर आता है नैनो, फिर आता है पीको, फिर आता है फेमटो, फिर आता है एटो, फिर आता है जेप्टो। ठीक है, तो ये हो जाता है डी, ये हो जाता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका 10 टू द पावर ऑफ -1, सेंटी 10 टू द पावर -2। जैसे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर। ऐसे देखो एक बार ध्यान से, मैं उल्टा बोल गया शायद, देख लेते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या हो गया, 1/100 मीटर, इसको ऊपर ले जाएंगे 10 टू द पावर -2 मीटर। अब आया, तो ये है वो सेंटीमीटर के आगे लग गया सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10/-2। अगर डेसी बोलता तो 10 टू द पावर -1। आया समझ में क्या है ये प्रीफिक्सेस? देन वी हैव मिली 10 टू द पावर -3, माइक्रो 10 टू द पावर -6, नैनो 10 टू द पावर -9, पिको 10 to the power -12, femto 10 to the power -15, hecto 10 to the power -18, zepto 10 to the power -21। आया क्या समझ में? ये नोट डाउन कर लो, ये सारे इस साइड के प्रीफिक्सेस, हम उस साइड देख लेते हैं, नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट वाले देख लेते हैं, ये आपका प्रीफिक्स सिंबल, अरे यार मेरा प्रीफिक्स तो जा रहा है, सॉरी, और यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है क्या? चलो ऐसे ही हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, ऐसे यहाँ पे डेका, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा। डेका का हो गया डी, डेका हो गया 10 टू द पावर ऑफ 1, किलो हो गया के 10 टू द पावर 3। कैसे हुआ मतलब? तो अब 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, यहाँ पे देखो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg, और इसी को मैं लिखूंगा 10 टू द पावर -3 kg, या 1 kg इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ग्राम। तो ये आपका यही हो गया 10 टू द पावर 3 किलो। आया वैसे मेगाग्राम, गीगाग्राम, ऐसे जो भी यूनिट्स हैं उनके प्रीफिक्सेस हैं, ये पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले, यानी कि जो अपन इसको उल्टा करें 10 टू द पावर -3 और ये 3, वो ग्राम। ठीक है, कोई डाउट रहेगा कमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मेगा 10 टू द पावर 6, गीगा 10 टू द पावर 9, टेरा 10 टू द पावर 12,
beta 10 to the power 50 is 10 to the power 21 zeta 10 to the power नहीं sorry 18 10 to the power 21। ठीक है क्या? ये भी नोट डाउन कर लो आप लोग। तो ये सारे प्रीफिक्सेस हैं आपके विद यूज फॉर एवरी यूनिट, ये आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लिया। तो यार इस लेक्चर के लिए हमने ये 4 टॉपिक्स कवर कर लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, देन हमने पढ़ा क्या एटम्स और मॉलिक्यूल्स, बेसिक डेफिनेशन, देन हमने पढ़े क्या यूनिट्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर के लिए यही तक था। बाकी जो ये पूरा चैप्टर है हम 7 पार्ट्स में करेंगे और मैं ट्राई करूंगा कि आपको एक एक चीज क्या आपको एग्जाम में आने वाली है, एग्जाम के सारे क्वेश्चन, सारा टॉपिक मैं कवर करूंगा। और कहीं भी आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।